अस्सलाम वालेकुम। तो जी वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इसको लीव किया था। ये 2 या 3 साल से फीचर है स्मार्ट रिप्लाईज कि आपके मैसेज को रीड करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑप्शन दे देता है कि आप ये डायरेक्ट रिप्लाई कर दें, क्योंकि ये सब कुछ एआई, एनएलपी, मशीन लर्निंग सबकी वजह से पॉसिबल है। लिंक्डइन पे आपको कैंडिडेट जो जॉब पोस्ट हुई होते हैं उसके हिसाब से आपको सजेशन दे रहा होता है। इंटरेस्ट पे है, ठीक है। तो ये तमाम एप्लीकेशन है, चैटबॉट्स हैं, आपको पता है ऑनलाइन चैटबॉट्स हैं जो कि किसी हद तक एआई को यूज कर रहे हैं। ये गूगल के सर्चेज हैं, स्टेट ऑफ मार्केट वो आपको बता देता है कि रिसेंटली क्या क्या सर्च हुआ है, ठीक है। गूगल के एल्गोरिथम्स हैं, आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो उससे मिलते जुलते आपको आंसर नजर आ जाते हैं। सिमिलैरिटी के हिसाब से आपको वो चीज डिफरेंट नजर आ जाती है। अभी आप पीएसएल सर्च करें तो पीएसएल की जितनी भी न्यूज होंगी लेटेस्ट, तो सारे आर्टिकल न्यूज वगैरह आपको सर्च में नजर आ देंगी, ठीक है। इन तमाम जगहों पर एआई इन्वॉल्व है। देखें, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, आप कोई प्रोडक्ट चूज करें उससे मिलती जुलती सिमिलैरिटी के हिसाब से, या पास्ट में जो क्लाइंट्स ने, जो कस्टमर्स ने परचेज की हैं, वो आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगी कि भाई आपने ये चूज की है तो उसके साथ ये चीजें मिलती हैं, आप इनमें से कोई देख लें, लोगों ने ये चूज की है। पॉपुलर विद योर आइटम्स, फूड पांडा पे है, आपको पता होगा, ठीक है। फूड पांडा पे आप ऑर्डर करते हैं तो ये आ जाता है। ये तमाम चीजें हैं। ये मैप्स हैं, गूगल मैप आपको किस तरह से काम कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है लोगों से ही, और उसके बाद फिर अब तो इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट हो गया कि जरूरत ही नहीं है। तो ये तमाम चीजों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक एआई इन्वॉल्व है, उसके बगैर ये चीजें पॉसिबल नहीं। राइड शेयरिंग एप्स हैं, ठीक है, उबर वगैरह में ये सारी चीजें हैं। ये एक फिल्म आई थी 1969 में। इस फिल्म का नाम था 2001 आई स्पेस ऑडिसी। ये एक फिक्शन मूवी थी, 1969 में आई थी। सोचे आज से तकरीबन 52 ईयर्स बैक। और उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एक कैरेक्टर था उसके अंदर, हॉल। वो कैरेक्टर बेसिकली स्पेस शिप थी, उसका नाम था हॉल। 1969 की बात कर रहा हूँ, 1969। 1952 की है ये, मेरे पास 1969 को लिखा है। 1952 की होगी और अच्छी बात है, काफी पुरानी है, बढ़िया। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि हॉल जो है वो ये सारे काम कर सकता था कि स्पीक इजीली विद द क्रू, see and understand the emotions of the crew. You can navigate the ship automatically, diagnose the problem, make life and death decision, display emotions. हम बात कर रहे हैं तकरीबन 50-60 साल पुरानी। तो तकरीबन 50-60 साल पुरानी एक मूवी के अंदर ये तमाम काम हो रहे थे। उस वक्त अगर हम ये मूवी देख रहे होते तो हम सोचते यार ये चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फिक्शन मूवी थी, एंड इस तरह की हम चीजें सोच रहे होते। लेकिन आज ये तमाम चीजें पॉसिबल हैं। तो एआई का जो फाउंडेशन है, एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। बेसिकली चैप्टर 1 में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि हम कर चुके हैं। इसकी फाउंडेशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या बस मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा। असल काम तो हमारा चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में
ये देखें, अब ये इसकी एक डेफिनेशन है जो कि आप लिखने के लिए कहीं पर यूज कर सकते हैं. अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एग्जामिन हाउ वी कैन अचीव इंटेलिजेंट बिहेवियर थ्रू कंप्यूटेशन. अब बात नहीं आ गई, इसको भी अगर हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो सर इंटेलिजेंट बिहेवियर का मतलब क्या है, कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, वही वाली बात आ गई कि इंटेलिजेंट बिहेवियर हमें किस तरह से मिल सकता है कंप्यूटेशन के जरिए, हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं. इसको पढ़ने का तरीका पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. हाउ कैन वी अचीव इंटेलिजेंट बिहेवियर थ्रू कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन के जरिए इंटेलिजेंट बिहेवियर कैसे मिलेगा. अब बात नहीं आ रही कि इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है आपके नजदीक, तो वो है. इसी तरीके से देखें कुछ और डेफिनेशन है. डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन दी. तो आप अगर इन तमाम डेफिनेशन को एक दफा गो थ्रू करें कि द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंग्स मशीन विद माइंड इन द फुल एंड लिटरल सेंस, the automation of activities that we associate with human thinking activities such as decision making, problem solving, learning. इसी तरीके से कुछ डेफिनेशन है. इन तमाम को जब आप कैटेगराइज करते हैं तो बेसिकली ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है. वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन. ह्यूमन है थॉट, लेकिन इंसानों की तरह सोच रहे हैं. इसी तरीके से सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट थिंक लाइक रैशनली एंड सिस्टम दैट एक्ट रैशनली. तो ये चार कैटेगरीज में आपकी एआई की डेफिनेशन आती है. आप जितनी भी डेफिनेशन हैं उनको किसी भी तरह से समझने की कोशिश करें, इन दी एंड आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि इंसानों की तरह सोचना है, इंसानों की तरह एक्ट करवाना है, रैशनल सोचना है, रैशनल एक्ट करवाना है. बेटा यही लिख दो, यही लिख दो, ठीक है. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि भाई ये सर ये चार चीजें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम दैट एक्ट रैशनली. क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इंसान वो की तरह सोचे, बिल्कुल उसकी तरह काम करे, लेकिन वो काम करे जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है. तो आप अब ये डेफिनेशन नहीं भूलेंगे कि रैशनल का मतलब क्या है, कि वो काम करो जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है, वो काम करें जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है. क्लियर हो गई बात. अब परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है. आप अपने दिमाग में एक बात लिख लें, याद रख लें कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप एक रोबोट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे. हाँ, आप रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रोबोट रजनीकांत नहीं है. वो रोबोट किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए है. अगर आप वैक्यूम क्लीनर बना रहे हैं तो वो भी एक रोबोट है. अगर आप टेस्ला बना रहे हैं वो भी एक रोबोट है. लेकिन रोबोट सारे काम नहीं करेगा. कि वो खाना भी पका रहा है, तो वो रूम भी साफ कर रहा है. हाँ, अलग अलग हम बनाएंगे यहाँ पर, मतलब हम सीखेंगे कैसे बन सकते हैं. तो यहाँ अपने दिमाग में एक बात याद रख लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड रजनीकांत नहीं है. ये बिल्कुल अपने दिमाग में लग लेंगे, आपके दिमाग में एआई के पास एक रोबोट है जो दुनिया का हर काम कर सकता है. नहीं, ऐसा नहीं है. उसके लिए फिर हमें बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सेंसर्स चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा एक्यूरेसी के साथ. ठीक है. अच्छा, ये तमाम चीजें तो मैं स्किप कर रहा हूं. मैं आपको ले आता हूं जरा एक व्हाइट बोर्ड पर. अच्छा, मेरे पास ना घर पे व्हाइट बोर्ड है, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हम अपना कोई अगर एल्गोरिथम वगैरह समझना होगा, जो कि समझना होगा, तो हम व्हाइट बोर्ड यूज किया करेंगे. तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, फिलहाल मैं अपना स्क्रीन वाला व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ. मैं आपसे एक आपको एग्जाम्पल के जरिए कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है हमेशा की तरह, कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब आपने देना है. फर्ज करें ये एक पजल प्रॉब्लम है. पजल हमने बचपन में बहुत खेले हैं, आपको याद होगा. ये एक पजल प्रॉब्लम है. इसमें 9 टाइल हैं, जिसमें एक टाइल जो है वो ब्लैंक है और बाकी 8 टाइल्स पे हमारी वो चीजें जो हमें बनानी है. ठीक है. अच्छा, हम जब पजल खेलते हैं तो बेसिकली वहां पर पिक्चर्स होती हैं. अगर आपको याद हो, आपने छोटा सा पजल देखा हो जिसमें कोई एलिफेंट बना हुआ है, कोई सीनरी बनी हुई है, कुछ बना हुआ है. तो ये नंबर जो है ये बेसिकली नंबर्स नहीं है, ये पिक्चर के पार्ट्स हैं. तो आप ये मत सोचिएगा कि सॉर्टिंग में नंबर हुए हैं, आप सॉर्ट कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा. ये मैंने किया हुआ है 7, 8,
और ये जो क्वेश्चन मार्क है, जो मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा ब्लैंक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि 1 5 7 3 4 8 2 and 6। ठीक है सर, हमने क्या किया, हमने इस पर लिख दिया कि ये इनिशियल है और ये क्या फाइनल है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है। हमें इनिशियल स्टेट में टाइल्स इस तरह से मूव करवाने हैं कि हमारी फाइनल स्टेट बन जाए। पहले बताएं, यहां तक बात समझ में आई? तो आप लोगों ने टाइल्स वगैरह यूज किए हैं, ये इस तरह का पजल गेम देखा हुआ है या नहीं देखा? पहले तो ये बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए आप। याद है ना, छोटा सा पजल गेम होता था जिसमें आप टाइल बुक करते थे, एक खाली जगह होती थी। ये नंबर जो है, ये नंबर्स नहीं है, ये पिक्चर के पार्ट्स हैं। ये नंबर्स नहीं है, पिक्चर्स के पार्ट हैं। कि भाई फर्स्ट करें यहाँ सीनरी है या कोई ट्री है और हमने उसको अरेंज करना है। तो नंबर्स नहीं है, आप ये समझेंगे सॉर्ट करना है हमें बेसिकली सॉर्ट नहीं करना, हमें पिक्चर्स को अरेंज करना है। अब मेरा सवाल आपसे ये है सबसे, कि ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह है। मुझे बताइए कि आपके पास इस वक्त कितने ऑप्शन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं यहां पर। यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं? मतलब कितने टाइल्स को आप मूव कर सकते हैं एक वक्त, इस वक्त कितने ऑप्शन है आपके पास? चार। चार है बेटा, चार। देखिए ना, ये 7 इधर आ सकता है, ये 3 इधर आ सकता है, ये 8 इधर आ सकता है, 6 4 तो इधर नहीं आ सकता ना, डायगोनल तो अलाउ ही नहीं होता। ये 1 तो इधर नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ गई सबके? चार ऑप्शन है, सबकी बात समझ में आ गई? कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा उसकी बात समझ में ना आई हो? ये हमारी गेम का रूल है कि हमने ना डायगोनल अलाउ नहीं किया हुआ, हमने अप डाउन लेफ्ट राइट किया हुआ है। तो इस वक्त चार ऑप्शन है। अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं तो इस वक्त कितने ऑप्शन है? दो। ठीक है ना, क्लियर होगा? इसका मतलब है एक ही गेम में हो सकता है किसी जगह पे आपके पास चार ऑप्शन हो, किसी जगह पे 3 ऑप्शन हो, किसी जगह पे 2 ऑप्शन हो। ठीक है ना? तो उसका मतलब है एक्शन जो होते हैं वो भी फिक्स नहीं है हमारे शहर की तरह, कि हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं चौरंगी पे 4 सिग्नल है, कहीं 2 सिग्नल है, कहीं 1 सिग्नल है, कहीं सिग्नल ही नहीं है। सही है? अब आ जाते हैं वापस। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये बनाना है सबसे, बताएं 7 को मूव करना चाहिए या 3 को या 8 को या 6 को? 7 6 3 8 कौन सा टाइल मूव करना चाहिए कि मेरी जो बेहतर हो? 8 कहा, 3 कहा, 7 कहा, और सब लोग आंसर करेंगे प्लीज, कुछ ना कुछ सोच के आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऐसा ही है? इसका मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर अगर मैं 3 मूव करता हूं तो शायद मैं अपने आंसर तक पहुंच जाऊं। जो लोग सोच रहे हैं 6 मूव करने का, वो कह रहे हैं कि नहीं। जो 7 वाले हैं, जो 4 वाले हैं, इस तरीके से इन लोगों ने 4 ऑप्शन में से अलग अलग चूज किया। अब बात नहीं आई जो टिक टैक टो में आई थी। टिक टैक टो की ना ये चीज समझाना थोड़ा मुश्किल है, यहां पर मैं समझा सकता हूँ। हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम 4 ऑप्शन परफॉर्म करके देख लेते हैं, मतलब करके दिखा देते हैं आपको। फिर देखते हैं कि भाई क्या रीजन है कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए और क्या वो स्टैंडर्ड तरीका होगा इस प्रॉब्लम में कि जिसको बेस बना के हम अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने 8 कहा है, क्या सोच के कहा है?
सही नहीं है वो, लेकिन क्या सोच के कहा है आपने। ठीक है, जब भी आप एल्गोरिथम पे काम करते हैं ना बेटा, तो एल्गोरिथम का मतलब होता है रिपीटेड एक्शन। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ परफॉर्म करेंगे तो वही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने 8 कुछ और सोच के किया था, अब आप कुछ और सोच के कर रहे हैं, फिर आप कुछ और सोच के करेंगे। हमेशा आप एक ही चीज सोच के करेंगे। क्लियर हो रही है बात। तो ये मैं चारों एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, फिर आपको आपकी बात का शायद जवाब मिल जाए और आपको ये समझ में आ जाए थोड़ा बहुत कि एआई किस तरह से काम करता है किसी एक प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बोला सर इसको आप 1 कर लें, 1 हो गया सर, इसको क्वेश्चन मार्क कर लें, इसको 5 कर लें, 6 7 3 2 8 एंड 4। फिर इसको देखें तो ये 1 7 5 क्वेश्चन मार्क 3 6 2 8 एंड 4 1 7 5 1 7 5। अच्छा जी, 3 हो गया, 3 2 3 2 यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क, यह आ गया 8, यह आ गया 4, यह आ गया 6, यह आ गया 4, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, ये चारों हमने परफॉर्म कर दिया। अब देखिए, एआई में कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने कोई ना कोई अपने माइंड में लॉजिक बनानी होती है कि यार इस लॉजिक के तहत मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन ये वाले हैं। अब आप में से 10 स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम ये परफॉर्म करते, 10 स्टूडेंट कह रहे हैं ये, 10 ये कह रहे हैं, 10 ये कह रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है। अगेन इसका जवाब वही है, वो एक्शन परफॉर्म करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो, मैक्सिमाइज हो रही हो। ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो, मैक्सिमाइज हो रही हो। अब यहाँ कौन ये डिसाइड करेगा कि सर हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है, या हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, या हमें कौन डिसाइड करेगा कि हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है, कौन हमें बताएगा कि हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसका जवाब दे रहा हूं आपको। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए आपने एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक एक वर्ड है जो कि हमारी हेल्प करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। हमें कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक डिजाइन करना पड़ता है प्रॉब्लम के लिए, हमें कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक डिजाइन करना पड़ता है प्रॉब्लम के लिए। हर प्रॉब्लम का ह्यूरिस्टिक अलग होता है, तो हमें कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक डिजाइन करना पड़ता है हर प्रॉब्लम के लिए। अब ये मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एक टाइप बदल प्रॉब्लम, क्लासिक प्रॉब्लम है जो कि एग्जाम्पल में समझाई जाती है एआई के कोर्स में। हमें बनाना क्या है, ये यहां पर एक ह्यूरिस्टिक जो यूज किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि हम मिसप्लेस टाइल्स काउंट कर लें। क्या काउंट कर लें, मिसप्लेस टाइल्स। मतलब क्या है, मैं आपको सुकून से समझा रहा हूं तो सुकून से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा। इसमें और इसमें कितने टाइल्स अपनी जगह पर नहीं है आंसर के रिस्पेक्ट से। क्या 1 अपनी जगह पर है, क्या 1 अपनी जगह पर है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 अपनी जगह पर है, 7 नहीं है और 8 अपनी जगह पर है। तो 8 अपनी जगह पर नहीं है,
6 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 टाइल्स अपनी जगह पे नहीं है। क्वेश्चन मार्क को हटा दें, क्वेश्चन मार्क को हटा के 5 टाइल्स अपनी जगह पे नहीं है। भाई 1, 6 और 8 अपनी जगह पे है, 5 अपनी जगह पे नहीं है। 6 भी तो अपनी जगह पर है, सही है। तो इसका मतलब है इसको मैं अगर कहूं कि भाई इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस पर 5 है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे फटाफट। अगर सारे टाइल्स अपनी जगह पे होंगे तो मिसप्लेस टाइल्स की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब है किसी भी स्टेट का आंसर अगर 0 आ जाए, उसको मैं स्टेट कह रहा हूं, स्टेट, STAT, ठीक है, स्टेट, स्टेट। किसी भी स्टेट का आंसर अगर 0 आ जाए, किसी भी स्टेट का अगर आंसर 0 आ जाए तो मेरा आंसर है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे बताएं इसका ह्यूरिस्टिक की वैल्यू कितनी है? इसकी ह्यूरिस्टिक की वैल्यू कितनी है? इसकी भी 5 है। इसकी कितनी है? 4, 6। नहीं नहीं, इसमें 5 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे मिल गया, इसमें 6 है। यार पता नहीं आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हैं। इसमें कितने टाइल्स अपनी जगह पे नहीं है? क्वेश्चन मार्क को हटा के 6। इसमें कितने टाइल्स अपनी जगह पे नहीं है? इसमें भी 6 है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक नंबर आ गया जो कि मेरी हेल्प कर रहा है। तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर नंबर कौन सा अच्छा है? जो कम हो, जो कम नंबर है वो बेहतर है। तो 5 में से कोई सा भी मैं चूज कर सकता हूं। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अब सब इसी पैटर्न से अगर काम करें तो सब एक ही तरह से चलेंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए ह्यूरिस्टिक स्टैंडर्ड का तो हमने सोच लिया। अभी हम आगे आके ना कोर्स में डिफरेंट प्रॉब्लम के डिफरेंट ह्यूरिस्टिक देखेंगे और हम समझेंगे कि भाई किस तरह से ह्यूरिस्टिक हम डिसाइड करते हैं। तो अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप मिसप्लेस टाइल्स काउंट करें। आपने फर्स्ट करें काउंट कर लिया करेक्ट टाइल्स, तो अब करेक्ट टाइल्स का मतलब है कितना अपनी जगह पर है। तो ये जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ये करेक्ट है, तो इसमें 3 अपनी जगह पर है, इसमें भी 3 अपनी जगह पर है, इसमें 2 अपनी जगह पर है, इसमें 2 अपनी जगह पर है। अब एक सवाल वही आना चाहिए जो हमेशा आता है कि सर अगर 2 नंबर सेम हो तो किसे चूज करना चाहिए? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर, तो लेफ्ट वाले को चूज कर लें आप। तो देखिए अब करेक्ट टाइल्स में अगर 8 के 8 अपनी जगह पे होंगे, करेक्ट टाइल्स में अगर 8 के 8 अपनी जगह पे होंगे, करेक्ट टाइल्स में अगर 8 के 8 अपनी जगह पे होंगे 2 नंबर अच्छा। तो कभी ह्यूरिस्टिक की मैक्सिमम वैल्यू हमारी अच्छी होती है, कभी ह्यूरिस्टिक की मिनिमम वैल्यू हमारी अच्छी होती है। तो इसका मतलब है मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी यहाँ पर आज कि सर ह्यूरिस्टिक की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। ये फिक्स नहीं है कि आप ह्यूरिस्टिक की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेंगे, और ये भी फिक्स नहीं है कि ह्यूरिस्टिक की हमेशा मिनिमम वैल्यू को चूज करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो भूलेंगे तो नहीं इस बात को कि ह्यूरिस्टिक की वैल्यू जो है वो कभी भी फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू अच्छी हो सकता है किसी प्रॉब्लम में मिनिमम वैल्यू अच्छी हो। इज इट क्लियर और नॉट? अब बताइए जो मैंने आपको काम दिखाया है, क्या इसका मैं कोड कर सकता हूं? जी, ह्यूरिस्टिक हमेशा प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। शायद ये जो आपने अभी एक टाइल, इस प्रॉब्लम का नाम है एक टाइल पजल प्रॉब्लम, बड़ी फेमस प्रॉब्लम है एक टाइल पजल प्रॉब्लम। तो इसका ह्यूरिस्टिक एक और है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको एक ह्यूरिस्टिक, इसका एक और ह्यूरिस्टिक निकल सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम चैप्टर 4 के एंड पे होंगे, चैप्टर 3 के। ठीक है, ये एक टाइप पजल प्रॉब्लम है। अब हमने इसको चूज कर लिया। अब इसके पास कितने ऑप्शन है? कितने ऑप्शन है इस स्टेट के पास? कितने ऑप्शन है इस स्टेट के पास? 3। ऐसा ही है। लेकिन 3 में से हम अपने कोड के अंदर ये चेक लगा देंगे जो एक्शन अभी परफॉर्म करके आया वो नहीं करना, वरना उसका फायदा ही नहीं है। ऐसा ही है ना?
जो एक्शन हम अभी परफॉर्म करके आए उसको हम चूज नहीं करेंगे, तो हम साइन वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम वो भी करके आए। तो 1 को उधर मुक्त करवाएंगे और 5 को उधर मुक्त करवाएंगे, हेयुरिस्टिक निकाल लेंगे, जो कम होगा उसको परफॉर्म कर देंगे। इस तरीके से कोड चलता रहेगा। फिलहाल हम ये कंफर्म नहीं रख रहे फिलहाल कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आंसर हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। चाहे हमारा कोड बार बार लूप में स्टक होता रहे, बार बार एक ही काम करता रहे, लेकिन फिलहाल हम अभी आंसर पे फोकस नहीं कर रहे। हमें आंसर नहीं लाना अभी। अगर मुझे मेरी जिंदगी का मकसद अगर सिर्फ एक टाइप पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो ये मुझे आता है नहीं, इसमें वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती शायद। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, प्लीज पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। अगर आप इस कोर्स को पढ़ते हुए किसी एक एग्जाम्पल को अपने दिमाग में बिठा लें सिर्फ कि बस सर ये सॉल्व करनी है, तो आप ये कोर्स नहीं समझ सकते। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको यहाँ ये सिखाऊंगा कि इस तरह की एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे एक टाइप पजल सॉल्व नहीं हो रही सर, नहीं हो रही, नहीं हो रही। मैं आपको यहाँ ये सिखा ही नहीं रहा, ये होगी भी नहीं, ये बोर्ड पे होगी भी नहीं। 4-5 स्टेप बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। आप बोलेंगे सर ये वैल्यू तो बड़ी आ गई। तो यहाँ हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम एक टाइप पजल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। तो यहाँ हम 3-4 आइट्रेशन के बाद आपको रोक देते हैं, बोलते हैं बस समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? एग्जाम में भी यही होता है, ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में मैं आपको बोलूं ये इनिशियल स्टेट है फाइनल है चलाते रहो, आप तो बोलेंगे सर आंसर ही नहीं आ रहा। तो यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व एक टाइप का प्रॉब्लम मैं नहीं सिखा रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ते हुए अपने दिमाग में ये रखिएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम देखें। आपने इनिशियल फाइनल देखते हुए ह्यूरिस्टिक डिजाइन किया, अब कोई और प्रॉब्लम आपके सामने आएगी ना, तो आप उसका ह्यूरिस्टिक खुद सोच सकते हैं। अभी मैं आपको और करवाऊंगा, तो ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, फर्स्ट करेंगे मैं ये इतना एक मैप है और उस मैप में ये कुछ स्टेट्स हैं। ये कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ है, और मैं सबके नाम असाइन करता हूँ। मुझे बताएं कि ये एक ना मैप है, इसमें नोड जो है फर्स्ट करेंगे आपके एरियाज के नाम है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं और यूनिवर्सिटी के रास्ते में ये डिफरेंट नोड्स आते हैं। हम तो वो चूज करते हैं जो हमें आराम से घर पहुंचा दे, ठीक है ना, या यूनिवर्सिटी पहुंचा दे। ये आपको एक एग्जाम्पल और बता दूंगा ना मैं, तो आपको फिर इंशाल्लाह कम से कम यूनिवर्सिटी का अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट करिए क्यू जो है आपकी वो स्टेट है जहां पर आप जाना चाह रहे हैं, और हमें ये सब कुछ गिवन है कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से सी तक का कितना है, ए से डी तक का। मैं मतलब फर्स्ट करिए अपने घर से बाहर निकलता हूँ, रोड पे आता हूँ, तो मेरे घर से एक रास्ता जा रहा है आयशा मंदिर की तरफ, एक रास्ता जा रहा है जाफ्ताबाद डाकखाने की तरफ, एक रास्ता जा रहा है सिविक सेंटर की तरफ। ये तमाम डिस्टेंस मुझे गिवन है, ठीक है, और मुझे जाना है क्यू पे। अब यहाँ ह्यूरिस्टिक क्या हो सकता है आपके ख्याल में? मुझे क्यू पे जाना, क्यू पे, मैं बी पे क्यों जाऊंगा? क्या रीजन है? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा आगे का। अपने दिमाग में एक बात बिठा लें, तो मुझे मैप में कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ये 3 ऑप्शन है। जब मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ होता हूँ तो मुझे ये 3 ऑप्शन दिखते हैं, आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है ना? क्या मुझे बी के आगे क्या कुछ नजर आ रहा होता है?
जब मैं बी पे जाता हूं तो मुझे नजर आता है ना, ऐसा ही कह रहा हूं। नहीं बेटा आप लोग ना अभी आंसर की तरफ ना जाएं, आप सिर्फ मेरी बात का जवाब दें। आप एक जगह पे खड़े हैं, आपको सिर्फ सामने के 3 ऑप्शन नजर आते हैं, उसके आगे का कुछ नजर आ रहा होता है। हो सकता है सिविल सेंटर पे जाके सब बंद हो जाए, तो आपको तो आगे का आपको सिर्फ ये 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप इन 3 में से किसे चूज करेंगे? सवाल का जवाब दे दें प्लीज, सिंपल सा जवाब बिल्कुल। नहीं, इन 3 में से सिर्फ बी सी डी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इसे चूज करना है? मैं बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये यहां लिखा हुआ है 7 और यहां लिखा हुआ है 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं अगेन, आपको आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा है ये जो, तो 10 7 3 लिखा हुआ है, आप किसे चूज करेंगे? ये कह रहे हैं 3 को, लेकिन अब अगर मैं 3 चूज कर लूं तो ये तो आंसर पे जा ही नहीं रहा। इस पे तो सर्च करें, यहाँ पर नदी आ गई है, यहाँ रिवर आ गया, समंदर आ गया, तो जा ही नहीं रहा आगे। और पी, फिर क्या होगा? तो मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरी? आपने 3 चूज कर लिया, बिल्कुल कर लिया, लेकिन आगे तो रास्ता ही नहीं है भाई। ऐसा होता है ना, किसी गली में आप चले जाते हैं, आगे से वो गली बंद होती है, ऐसा होता है ना, वो गली बंद होती है। बेटा मैं उसी बात का जवाब दूंगा ना, मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं और उसके बाद उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फंस गए, मैं आपको सब जवाब दे के जाऊंगा। अब यहां पर फिर आपको ह्यूरिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, समझ गया मेरी बात? ह्यूरिस्टिक इस केस में क्या हो सकता है? फर्स्ट करें मेरे घर से पीएफ की मेन कैंपस का डिस्टेंस जो है वो है 23 किलोमीटर। मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं बेटा, इंतजार करें। फर्स्ट करें पीएफ की मेन कैंपस तक का डिस्टेंस मेरे घर से कितना है? 22 किलोमीटर। 22, ये पीएफ की मेन कैंपस है, ये मेरा घर है, ये मैं ऐसे जाता हूं रोज, तो ये 22 किलोमीटर आता है। समझ में आ गई बात? आपने ये वर्ड सुना कभी, यूक्लिडियन डिस्टेंस? ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली? ये ऐसा है कि अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, देखें ये मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर, मेरा दोस्त खड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसे गली बंद है, तो मुझे उस तक जाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना पड़ेगा अपने दोस्त के पास, ऐसे ही है ना? तो ये डिस्टेंस फर्स्ट करें 15 किलोमीटर है। ये हम हाईवे की बात कर रहे हैं, हाईवे की बात कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हमें अलाउ नहीं है रोड क्रॉस करना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। देखो बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? मैं अपने घर से पीएफ किट मेन कैंपस तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल लूं। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के अंदर बिल्डिंगों में से भी जा रहा हूँ, ब्रिज पे से भी जा रहा हूँ, सही है, अगर समंदर कहीं आ गया है, रिवर पे से भी जा रहा हूँ, हर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालूंगा। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालूं तो ये होगा, ये होगा। सही कह रहा हूँ गलत? ये बात समझ में आ गई? अब मेरा सवाल ये है कि ये एक्चुअल डिस्टेंस से कम होगा या ज्यादा होगा? अगर मेरा एक्चुअल डिस्टेंस 22 किलोमीटर है तो ये कम होगा, 17-16 किलोमीटर होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? तो हम जो डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ह्यूरिस्टिक में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है उसमें ह्यूरिस्टिक जो होता है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यूज होता है। अब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। मतलब क्या, ये देखें मैं आपको समझाता हूँ। हमें बता दिया गया कि बी से क्यू तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 20, सी से है 22 और डी से है 35। ये कैसे निकला? ये बात की बात है डेफिनेटली। अब मुझे बताएं, अब मैं ए से बी जाने का डिस्टेंस था 10 किलोमीटर,
ए से सी जाने का डिस्टेंस था 7 और ए से डी था 3। अब आप ये देख ही नहीं रहे, आप तो बोल रहे हैं कि यार स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कौन सा कम है, कौन सा कम है, कौन सा कम है, 20। कौन सा कम है, 20। तो आप 20 को चूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो नंबर लिखे हैं ये कहां से आएंगे, ये डेफिनेटली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपको ला के नहीं देगा। इस प्रॉब्लम को डिजाइन करते हुए आपको खुद निकालने पड़ते हैं, कभी कभी ये गिवन होते हैं, कभी कभी आपको निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको ह्यूरिस्टिक समझा रहा हूं ना, मैं आपको महाना लोगोस समझा रहा हूं, ना सिटी ब्लॉक समझा रहा हूं, ना डिजिस्ट्रा समझा रहा हूं, ना मैं कोई और एल्गोरिथम समझा रहा हूं, मैं अपने कोर्स को पढ़ा रहा हूं आपको। समझ गए? तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आई सबके? जल्दी जवाब दें। मुझे बताएं, एक टाइल पजल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मिसप्लेस टाइल्स कौन कैलकुलेट कर रहा था? आप कर लेते या पहले से गिवन था? मिसप्लेस टाइल्स कौन कैलकुलेट कर रहा था? हम खुद कर रहे थे ना, हम कर रहे थे ना, किसी ने हमें दिया तो नहीं था गिवन। तो इसी तरीके से यहां पर भी कौन करेगा ये काम? हमें ही करना चाहिए। अगर गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गिवन नहीं है और मैं इसको एक्चुअल रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पहले मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं इन सारे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करूंगा। अब वो कैसे करूंगा ये मेरा अपना मसला है, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये आपका अपना मसला होता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। मैं आपको कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कोर्स से बाहर निकल के बात कर रहा हूं। आप एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ बताती हो, तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपने अपनी हेल्प खुद करनी होगी। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? आप सारी काम खुद करते हैं, तो ये डिस्टेंस भी आपको खुद निकालना होगा। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक टाइल की दी है कि एक टाइल में ह्यूरिस्टिक कौन सा यूज होता है, मिसप्लेस टाइल्स या करेक्ट टाइल्स। और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी है मैपिंग की प्रॉब्लम की, डिस्टेंस प्रॉब्लम में, उसमें ह्यूरिस्टिक कौन सा यूज होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है यहां तक तो बताइए, तो हम आपको इसका आंसर कर देते हैं। अब कोई सवाल है तो बताइए प्लीज। आई बिलीव कि ये दोनों प्रॉब्लम आप भूलेंगे नहीं। ये आगे मैपिंग प्रॉब्लम हो गई या ये टाइल हो गया, ये हर एग्जाम्पल के अंदर ना, हर एल्गोरिथम के अंदर आएंगी। मैं जब एल्गोरिथम समझाऊंगा तो मैं लाजमी आपको एक टाइल पजल प्रॉब्लम का रेफरेंस दूंगा। जब मैं एल्गोरिथम समझाऊंगा बीएफएस डीएफएस वगैरह, तो मैं लाजमी आपको ये मैपिंग प्रॉब्लम का रेफरेंस दूंगा। तो अगर आप ये भूलेंगे नहीं तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज उस वक्त मुझे ये समझाने बैठ जाना पड़ेगा आपको। ये मीटिंग एंड हो रही है, 2-3 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए।